यूजुअली मैं आपका दिसंबर तक क्या करूंगा, आपके हम कोशिश करा करते हैं कि आपके बिग फोर जो हैं वो हम डेसिफर कर लें। 90% अगर आपका ऑप्शनल हो जाए और आपके पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री में भी मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री और एंशियंट के कुछ पार्ट्स, ज्योग्राफी आपका हो जाए प्लस एनवायरनमेंट आपका हो जाए, इकोनॉमी, ये अगर चार चीजें आपकी हो जाती हैं, प्लस एक और बहुत जरूरी चीज है एथिक्स का पेपर वन पार्ट वन थ्योरी वाला, ये अगर पार्ट आपका हो जाए दिसंबर से पहले या जनवरी के मिड में भी हो जाए, देन यू आर प्रीटी सेफ। क्योंकि उसके बाद आपको, अगर मैंने 31 दिसंबर तक 2023 तक अगर मैंने ये मेजर पोर्शन करवा दिया जिसके थ्रू आप प्रीलिम अपना बड़े आराम से क्लियर कर सकते हैं, आप मॉक्स बड़े आराम से फेस कर सकते हैं, जो मेरे बच्चे कर रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, जनवरी से लेकर मई तक, जनवरी फेब टिल मई, यू हैव अ गुड 100 days इन योर पॉकेट। इन 100 दिन में आप खुद की वीकनेसेस पर काम कर सकते हैं, खुद के एरियाज पर काम कर सकते हैं। किसी को होता है ना, किसी को किसी सब्जेक्ट से फोबिया होता है कि यार मुझे ज्योग्राफी कभी समझ नहीं आती, या मुझे हिस्ट्री में बड़ी बोरिंग लगती है, या जो भी है, या पॉलिटी मुझे समझ नहीं आ रही है, इकोनॉमिक्स के बेसिक्स नहीं आ रहे। सो ऑल दोज थिंग्स विल बी catered in those 3 to 4 months which you have। आप इंडिविजुअली फिर हमारे पास आकर अप्रोच कर सकते हैं कि सर हमें ये चीज नहीं आती, क्योंकि अदरवाइज विंडो इज वेरी लेस। देखो जनवरी से, आप अगर जनवरी टू मई मैंने बोला कि आप प्रीलिम्स पर लग जाएंगे, मई के बाद कितना बचा है, 100 days, और इसके बाद आपका मेंस है। इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी फॉर मेंस इन दीज 100 days, एंड देन योर इंटरव्यूज, देयर इज नो स्कोप। यहां पर भी आपके पास कोई विंडो नहीं है। आपको ये सारी चीजें इसीलिए, जो इस साल का दिसंबर है वहां तक आपको ये सब डेसिफर करना ही करना, और वो करवा दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है ना, वो प्रायोरिटाइज कर दी जाएंगी चीजें, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। फाइन, आपको टेंशन नहीं लेनी है कि यार बहुत हुआ है, करना ही करना है। अपनी पेस पर करिए, सबकी देखो अपनी पेस होती है पढ़ने की। कोई बच्चा उस चीज को 2 साल भी लेता है, कोई 3 साल भी लेता है, कोई 6 महीने लेता है, किसी ने पहले तैयारी करी होती है, कोई अटेम्प्ट ट्रायल दिया होता है, किसी ने कोई पहले से किताबें पढ़ रहा है, कोई अवेयर है, किसी को घर में ऐसा माहौल मिला है कि रोज कोई ना कोई पॉलिटिकल मुद्दा डिस्कस हो रहा है, किसी के घर में, जैसे मेरा घर था, पहुंचता ही पंजाब केसरी था। उसमें भी क्या खबरें होंगी, यही खबरें हैं कि वो मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, वो शाहरुख खान का लड़का ड्रग्स में पकड़ा गया, उसकी शिल्पा शेट्टी की बेटी की, नहीं सॉरी, सुनील शेट्टी की बेटी की शादी हो गई उसकी केएल राहुल, यही खबरें होती हैं। तो उससे मैं क्या आईएएस बनूंगा, समझ में आ रहा है? सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दोज एस्पेक्ट्स, दोज विल बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है ना? कोई और बात आप रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन, बैचेस एंड एवरीथिंग, अगर आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। अभी 1 घंटा हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। हाँ, अभी मेरी हालत भी थोड़ी ठीक है। माई स्टेरॉइड्स हैव स्टार्टेड वर्किंग नाउ, क्योंकि मैं क्लास से पहले लेकर आया था, 2 3 4 गोलियां जितनी थी मैंने ले ली सारी, कि यार कुछ तो ठीक हो, गले का बैंड बजा पड़ा था। तो अभी आई एम फीलिंग वेरी गुड। क्लास की स्टार्टिंग में आई वॉज इन ए पैथेटिक सिचुएशन। अगर आपको टाइम ना दिया होता मैंने, तो आज क्लास कैंसिल करता मैं, क्योंकि मेरी हालत नहीं थी। बट स्टिल, ये मेरी महानता है। यस शीतल, तो बताइए, कोई कुछ आपको कुछ पूछना है, कुछ भी, यू वांट टू आस्क एनीथिंग, कुछ भी अगर आपको, स्पेशली द न्यू फेसेस, या जो जिन्होंने बाद में भी ज्वाइन करा, जैसे बहुत सारे बच्चे पुराने भी हैं इस बैच में, लेकिन उन्होंने बैच को स्टार्टिंग से नहीं ज्वाइन किया था। किसी ने एक सब्जेक्ट लगाया है, किसी ने 2 सब्जेक्ट लगाए हैं, सो उनके लिए भी ये नया ही बैच है। यू कंसिडर इट टू बी अ न्यू बैच फॉर यू, जिन्होंने सारा कोर्स ही करना है अपना फिर से। तो ऐसे बच्चे भी हैं, ऑनलाइन भी हैं काफी बच्चे। सो यू पीपल, या ओके योगेंद्र, व्हाट काइंड ऑफ रूटीन शुड बी डेवलप्ड? अब रूटीन डेवलप्ड, देखो सुबह जल्दी उठो, बाबू सोना अभी 1 साल के लिए कट कर दो, मैं तो यही बोलूंगा। ठीक है ना, डिस्ट्रैक्शंस को कम करो अब आप अपनी जिंदगी में, और अपना टारगेट बनाकर चलो कि आपको रात को पढ़ना है, नहीं पढ़ना। चाहे आप अभी तक रात ही को पढ़ रहे हो, लेकिन अब आपको रात को नहीं पढ़ना है। अब आपको सुबह 5 बजे उठकर रूटीन बनाने की कोशिश करो। और एक चीज मैं आपको बता दूं, सुबह 5 से लेकर अगर 9 बजे तक अगर आप वो 4 घंटे लगाते हैं, आपके सारे दिन की पढ़ाई एक तरफ, और वो सुबह के 3 4 घंटे की पढ़ाई एक तरफ, उसमें जो आपकी
प्रोडक्शन निकलेगी, जो प्रोडक्टिविटी आएगी। मैं अपना एग्जांपल देता हूं, अगर मैं किसी बुक के 20 पेज या 30 पेज 1 घंटे में पढ़ता था सुबह 6 से 9 वाले टाइम में, सो 3 hours आई स्पेंट, आई रेड 30 पेजेस एन आवर, मतलब 100 पेज के आसपास मैं खत्म कर देता था। बाकी सारे दिन मिलाकर 100 पेज मुझसे नहीं पढ़े जाते थे। इफेक्टिवली तो मैं कितने पेज कर लूंगा फिर, अगर सारे दिन बाकी 8 घंटे अगर मैं पढ़ता हूँ तो 8 या 250 पेज, मतलब मैं तो महान ही हो गया। एक 350 पेज की किताब मैंने एक ही दिन में खत्म कर दी। मुझसे महान कौन हो? चैट जीपीटी की मुझे क्या जरूरत है ना? आई एम सीएम चन्नी, आई कैन डू एनीथिंग। मैं चोना भी बढ़दा, मैं तारा कढ़वा के देख लो मेरे तो, है ना, जो टोका करा के देख लो, चरी बढ़वा के देख लो, जो मर्जी करा के देख लो मेरे तो, है ना। आई एम सीएम चन्नी। मैं तो मंजे दिया बान भी बा लेना, मैं आई डू एवरीथिंग। आई एम सीएम चन्नी। सो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये मेरा अपना तजुर्बा है। प्लस यूपीएससी का पेपर कब होता है? दिन में होता है। 9 से 12 आपका प्रीलिम्स होगा और शाम को 3 से 6 आपका प्रीलिम्स होगा। तो भैया आपको अपनी बॉडी का क्लॉक साइकिल इस हिसाब से सेट करना है कि सुबह 9 से 12 वाला टाइम शुड बी योर मोस्ट एक्टिव टाइम। If you will get up at 8 p.m. or 8:30 or 9, can you be active at 9 p.m.? Your body will never be active. उस एक दिन के लिए आप नहा धोकर पहुंच जाओगे, लेकिन दिमाग आपका वैसा ही रहेगा, सोया रहेगा। यस, इट इज द रियलिटी। सो या नींद आती रहेगी। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्टिव। चलो 6 नहीं, फिलहाल 7 से शुरू कर लो। अगर कोई लेट भी हो रहा है तो 7 से शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे यू इंक्रीज इट टू 6 एंड देन टू 5 एंड देन द वर्ल्ड विल बी योर्स। प्लीज अंडरस्टैंड, दुनिया आपकी होगी, आप आईएएस बन जाएंगे। आपके अटेम्प्ट ज्यादा नहीं लगेंगे, आप 3-3, 4-4 साल स्ट्रगल नहीं करेंगे आप, अगर आप अपनी रूटीन में हैबिट्स को अगर आप अच्छा कर लेंगे। कट आउट दोज थिंग्स विच यू फील आर अनप्रोडक्टिव, कट आउट दोज पीपल विच यू फील आर जो आपको नीचा लाने की कोशिश करते हैं जिंदगी, वेस्टिंग योर टाइम, या फिर आपको डीमोटिवेट करते हैं कि तू क्यों कर रही है भाई, अब तेरे पास पैसा है, तेरे पास बेबी है, यू हैव अ हस्बैंड, यू हैव अ सास, सास की सेवा करो, सास के पांव दबाओ, गला दबाओ, जो दबाना है दबाओ, है ना। सास जो मर्जी दो, यू हैव एवरीथिंग, व्हाट डू यू वांट? नो, रिमेन अवे फ्रॉम दोज पीपल बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर यू। ठीक है, आपको पेरेंट्स को खुश करना है, लेकिन आपके पेरेंट्स आपसे सैलरी नहीं मांगेंगे, या आपके पेरेंट्स नहीं कहेंगे यार मेरा वो काम करवा दे, मेरा चालान कट गया। पहली पहली बात तो आपके पापा का फिर कोई चालान ही नहीं काटेगा। अगर गलती से किसी ने ऐसी जरूरत कर भी ली तो वो गायब हो जाएगा दुनिया से। आपके भगवान हो ना आप, तो यू आर गॉड, आई टोल्ड यू। सो आपके पास इतनी पावर्स आ जाएंगी, आप वो बंदे को यमराज भेजकर गायब करवा दोगे, ठीक है। तो वो तो या सी यू विल बी दैट। सो रूटीन में यही है। और अच्छा खाओ, अच्छी डाइट रखो, और एक्सरसाइज जरूर करें आप, बिकॉज बैठ बैठ कर आपका शरीर बेकार हो सकता है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ये चीजों का ध्यान रखना है। और फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो लॉन्ग सिटिंग्स की भी आपकी जो टेम्पटेशन है वो बढ़ जाएगी। आपको बैक एक नहीं होगी, आपको नेक एक नहीं, सर्वाइकल इश्यूज नहीं होंगे, आपको कंसंट्रेशन इश्यूज नहीं होंगे, आई साइट वीक नहीं होगी और ज्यादा। ये बहुत सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं। इफ यू कैन ट्राई टू मेडिटेट फॉर 15 मिनट्स, यू विल रिमेन हैप्पी। घर के कलेश से दूर रहें, घर की टेंशनों से अब आप दूर रहें। एग्जॉस्ट नहीं चल रहा, मैं क्या करूं, मशीन नहीं चल रही, मैं क्या करूं, नाली जाम हो गई, भाई खोल लो, सरिया मारो, मैं नहीं मारूंगा, पर्दे मैं नहीं उतारूंगा, खुद धोने धो, नहीं धोने मत धो, छिपकलियां चलने दो। सर ने कहा एनवायरनमेंट की रक्षा करो, वो भी हमारा पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट है, छिपकली कॉकरोच चलने दो। सो यस, यू एंड योर बुक्स एंड योर रूम, दैट्स इट, नो वन एल्स इन देयर। विद्यापीठ विल ऑलवेज बी देयर, डोंट वरी। हम हर जगह होंगे, हर जगह नहीं होंगे पर हर जगह होंगे। समझ में आ रहा है? आपके जहन में होंगे, आपके दिलो दिमाग में हम जरूर होंगे। यस, वी विल बी देयर 24/7। And all my toppers have told that yes, I am the most accessible person in this world. वो एक वक्त पर अपने घर बात नहीं कर सकते। 2 बजे they cannot call their father at 2 a.m. rather। 2 बजे अपने पिताजी को कॉल नहीं कर सकता कोई, ये सो रहे हैं, बट 2 बजे वो मुझे कॉल कर देते हैं, सर जागो, सर कल मेरी इंटरव्यू है, मैं क्या करूं। मैंने कहा सो जा बहन, सो जा,
वरना वहां पर उबासियां लेगी, सर अभी बता रही हूँ अभी मूड नहीं है। वो पूछे क्या करती हो आप, कंटाले हुए आदमी की तरह बिल्कुल। नो, यू हैव टू बी एक्टिव देयर, है ना? बिकॉज वाई, कल को इंडिया चाइना में लड़ाई हो रही है और चाइना का एम्बेसडर आ रहा है और आप सुस्त हो, ले जाओ यार। अरुणाचल सिक्किम भी चाहिए, ये भी ले जाओ, है ना? और यूपी हरियाणा पाकिस्तान को दे रहे हैं, तुम्हें जो जो चाहिए ले जाओ। नो, योर एटीट्यूड विल बी लाइक दैट। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्टिव। स्टार्ट वर्किंग लाइक एन आईएएस ऑफिसर आज से ही। एक आईएएस ऑफिसर की तरह ही आप लोग अपने आप को रखना शुरू कर दें। हर चीज को प्लानिंग से करें, सिस्टमैटिक से करें, अपने गोल्स बनाएं, अपने आप को इवेल्युएट करें कि यार ठीक है, एक हफ्ता हो गया मैं इसी 200 पेज की किताब पर हूं, मतलब हर रोज मेरी एवरेज क्या कुछ भी नहीं निकल रही। तो आप इन चीजों को थोड़ा सा आंकलन लगाएं। अगर उनमें आपको टाइम लग रहा है अप्रोच में कि सर मुझे तो बहुत टाइम लग रहा है हिस्ट्री पढ़ने में, बताओ मैं क्या करूं, देन आई विल टेल यू समथिंग, आई विल टेल यू अ वे आउट कि कहाँ आप लोग गलत जा रहे हैं। जैसे अभी आपको मॉक्स कर रहे हैं, जो पिछले साल वाले जो मॉक्स कर रहे हैं 23 वाले, यहाँ तो कोई नहीं है 23 वाला, तो जो दूसरे बैच के हैं वो मॉक्स कर रहे हैं, कई बच्चों को 5-5 घंटे लग रहे हैं, 6 घंटे लग रहे हैं। सो दे आर कमिंग अप टू मी दैट वेयर इज द इशू। वो फिर हम उनको बता रहे हैं कि भाई आप यहाँ पर टाइम बर्बाद कर रहे हो अपना, यहाँ पर आप नहीं करें। नेवर फील शाय टू सीक एनी हेल्प फ्रॉम अस। कभी भी यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ इशू, प्लीज सीक हेल्प बिफोर इट गेट्स टू लेट। अगर आज के लेक्चर में मान लो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया, मान लो किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि यार सारा ऊपर से ही जा रहा है, टॉक टू मी राइट आफ्टर द क्लास कि सर कौन सी भाषा में बात करते हो, यू टॉक टू मी आफ्टर द क्लास, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टेक्स वी शुड अवॉइड। अब यार मिस्टेक्स, मतलब बहुत जेनरिक क्वेश्चन पूछ रहा है अब ये, इंटरव्यू की तरह, मोदी जी की तरह, जैसे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आई डोंट नो व्हाट मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड। यही जो गलतियां हैं, रात को पढ़ना, यही गलतियां हैं, यही मिस्टेक्स हैं। सब कुछ सही करो, गलतियां अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगी। यू विल नॉट हैव एनी इशू, है ना? यू विल नॉट हैव, डोंट टेक दिस एग्जाम एज अ बर्डन। जिंदगी और मौत का सवाल नहीं है। जस्ट एंजॉय व्हाट यू डू। इफ यू विल एंजॉय माय लेक्चर्स, इफ यू विल लाफ इन माय लेक्चर्स, विच यू श्योरली विल, आपको चीजें याद होने लग जाएंगी। आपको पेपर में भी याद आएगा कि हाँ सर ने ऐसा बताया था। सपोज मैं एक चीज, मैं खैर ज्योग्राफी तो नहीं पढ़ाता, बट आई गेव देम अ फॉर्मूला जो मैंने बचपन में याद किया था। सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। ये क्या है? इंदस, ये झेलम, ये चेनाब, ये रावी, ये ब्यास, ये सतलुज। अब ऊपर से नीचे तक अगर आप लगाओगे यही है इनका ऑर्डर, और यूपीएससी पूछ लेगा। किसी साल अगर इंदस न्यूज में थी, 2016-17 के अटेम्प्ट में हमारे इंदस न्यूज में थी, मुझे याद है, इंदस वाटर ट्रीटी। मोदी जी ने क्या बोला था कि खून के साथ नदियां नहीं बहेंगी। खून, उन्होंने अटैक किया तुम लोगों पर, उरी वगैरह ये सब जो अटैक हुए, और तुमने क्या बोला कि हम इंदस वाटर ट्रीटी को खत्म कर देंगे, जो 70 साल पुरानी ट्रीटी है। वो ट्रीटी क्या बोलती है कि इंदस जो है इंडिया से होकर, चाइना से होकर, इंडिया से होकर पाकिस्तान जाती है, हम यहाँ पर पानी रोक देंगे, इसको डाइवर्ट कर देंगे। और उसी साल ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको यूपीएससी में कि अरेंज द ट्राइब्यूटरीज ऑफ इंदस या पार्ट्स ऑफ इंदस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। तो ये फॉर्मूला है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, या जो भी तुमने बनाना है। जैसे केमिस्ट्री के वो पीरियोडिक टेबल याद करा करते थे, हलीना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, है ना? सो ऑल दैट, ऐसी चीजें आपको एंजॉय करनी है। करते हुए यू विल हैव टू एंजॉय इट, एंड देन इट विल ऑलवेज बी देयर। पहली बार में कभी याद नहीं होगा, इतने आप कोई कंप्यूटर नहीं हो कि आप पहली बार में याद कर लेते हो। इफ यू कैन, वेरी गुड, अदरवाइज नो। बार बार पढ़कर ही याद होंगी चीजें, ठीक है ना? बार बार करेंगे, रिवाइज करेंगे, कट ऑफ नहीं रहना किसी सब्जेक्ट से। मान लो मैंने अभी तुम्हें पॉलिटी करवा दिया, आधा पॉलिटी करवाकर छोड़ देता हूं मैं अभी, मैंने तुम्हें करवा दिया, फिर 3 या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद नंबर आया, तो ये नहीं है पिछला भूले बैठे, फिर मुझे कहोगे सर रिपीट करो। तो हाँ, हो जाता है ऐसा। तो हाँ, यू डोंट हैव टू डू दैट। आप लोगों को सारा का सारा रिवाइज करते रहना, ठीक है ना? जो प्रॉब्लम आएगी फिर वो हम देखेंगे, डाउट्स विल बी रिजॉल्व, डोंट वरी अबाउट इट।
ओके, अदर डाउट्स पूछो बाकी सारे जो आप लोग भी, अगर आपको कुछ कुछ भी पूछना है रिगार्डिंग प्रेपरेशन, रिगार्डिंग हाउ वी विल गो, वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। क्लासेस या आपकी वीकेंड पर रखें या मंडे टू फ्राइडे भी आपको आना है, जैसे आपको ठीक लगे। अभी सैटरडे संडे आप रखिए, मंडे टू फ्राइडे में एक सेशन आपका हिंदू का स्टार्ट कर दूंगा। अभी जो है नेक्स्ट वीकेंड जो सैटरडे है, उससे मैं आपका पॉलिटी स्टार्ट कर देता हूँ। फाइन, कि आपको 2 ही दिन आना है, यू रिमेन। और मंडे टू फ्राइडे अगर आप आना चाहें तो मैं हिंदू कंटिन्यू कर दूंगा मंडे टू फ्राइडे, दैट विल ऑल्सो नॉट बी एन इशू। मंडे टू फ्राइडे आप मेरे साथ हिंदू करें, सैटरडे एंड संडे आप मेरे साथ कोर्स करें, ठीक है ना? दैट वुड बी मोर देन कंजीनियल फॉर यू। अगर आप मंडे टू अगर आप मंडे टू फ्राइडे अगर आप ये करना चाहते हैं, फिर हिंदू की एक एडिशनल क्लास हमें सुबह लेनी पड़ेगी या दिन में आफ्टरनून में लेनी पड़ेगी। फिर मैं अपना जो पुराना 23 वाला है उसमें कुछ खास बचा नहीं है, मुझे वो वीकेंड पर भी चल जाएगा, वो वीकेंड पर भी हो जाएगा जो मेरे टॉपिक्स वहां बचे हैं। मेंस ओरिएंटेड ज्यादा मेरा रह गया है, तो वो आप डिसाइड कर लीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। I will call other teachers also. I have no issues. They will also not have any issue in taking your lectures. So Saturday and Sunday we will keep your polity. Monday to Friday we will keep your Hindu and current affairs. पहले आप 2-3 महीने आप हिंदू पर जोर लगाएं, आपको पढ़ना आ जाना चाहिए कि अखबार कैसे पढ़ना होता है। फिर आपको आधा घंटा रोज लगा करेगा या 45 मिनट एट मैक्स, इतना आपको फिर रूटीन में लगा करेगा, आपको अखबार में जब मैं मुद्दे आपको बताना शुरू करूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया चाइना का इशू है तो भैया 1 महीना वही एडिटोरियल आता रहेगा, यू डोंट हैव टू रीड इट एवरी डे। देन एक बार मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया, सिस्टम समझा दिया, फिर तो ऊपर ऊपर से आपको हेडलाइन पढ़कर ही समझ आ जाएगा कि आज इसमें क्या नई बात लिखी हुई है, तो वो आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव कर देगा। ओके, व्हाट एल्स योगेंद्र, योगेंद्र, सोना, साहिल, एनीवन, और कोई बात आप पूछना चाहें? यूपी, हम्म, हाँ वो बैकअप मिल जाएगा। जैसे अभी ये लाइव सेशन है, जो यूट्यूब पर कोई भी क्लास होती है वो तो 1 मिनट बाद ही मिल जाएगी आपको। अगर जूम पर सेशंस होते हैं जिनमें टू वे कम्युनिकेशन भी हो जाती है, दैट यू कैन गेट बैकअप, लाइक हम अपलोड करते हैं 1 घंटे, एक 1.5 घंटे में करते हैं यूजुअली, उसमें 2 आवर्स का आप टाइम लैप्स लगा कर चलिए, वो मिल जाएगा। मतलब वो बैकअप की कोई इशू नहीं रहेगी, वो पहले भी मिला है, पुराने बच्चों ने इकोनॉमिक्स मांगा है, उनको सारा का सारा इकोनॉमिक्स का बैकअप मिल गया है। मतलब जो क्लास आप मांगेंगे वो मिल जाएगी। ये लिंक भी आपके ग्रुप में शेयर हो चुका है। जैसे कुछ बच्चे हैं, वन ऑफ द गर्ल्स इज हॉस्पिटलाइज्ड, राधिका फ्रॉम कैंट, वो भी नया स्टूडेंट है, शी इज हॉस्पिटलाइज्ड एंड योगेंद्र इज आउट ऑफ सिटी, जो उस दिन आपके साथ आए थे, जिस दिन रुद्राक्ष आया था यहाँ पर, तो ही इज आउट ऑफ सिटी। जो भी है, जो बच्चों को इश्यूज है, 5-6 बच्चे जो है नए वाले एब्सेंट है। सो इस केस में यही है कि दे कैन एक्सेस इट आफ्टरवर्ड्स। कोई डाउट होगा, वील टेक इट। और कोई बात? हम्म, हाँ तो बाकी वीक आप आइए और मंडे की जो क्लास है वो बैकअप लीजिए, सिंपल। डोंट एक्सपेक्ट मी टू टीच यू जो मंडे को पढ़ाया था कि सर मैं 9 बजे आ रहा हूँ, मैं तो सो रहा हूँ, तुम्हें कह रहा हूँ कि 4 बजे उठो, मैं 12 बजे ही उठता हूँ। क्या सो मैंने भी ना देना पेपर बहुत दे लिया, ठीक है ना? क्या सो ये वाली बात है। देखो, अगर आप 24 के लिए तैयारी कर रहे हो, अभी आप नोट्स मत बनाओ, आप सिर्फ क्या करें, आप समझें चीजों को कि चीजें चल क्या रही हैं, फैक्ट्स वगैरह आपको, मैं मई से आपको रेकमेंड करूंगा एक मंथली मैगजीन। हमारे टाइम में तो हुआ ही नहीं करते थे, उसके बाद 13-14 से ट्रेंड चला है मंथली मैगजीन्स का। हमारे टाइम में देयर यूज्ड टू बी अदर मैगजीन्स, लाइक जो रेडीमेड आती हैं, जो जैसे कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, वर्ल्ड फोकस, उनसे हम आईआर करते थे, तो वो बहुत अलग चीजें थी। या सरकारी थी हमारे टाइम में, योजना कुरुक्षेत्र, जो अब भी हैं, बट यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। पीआईबी को हमने फॉलो कम किया है, वैसे पीआईबी भी करा करते थे, जो सरकार का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो होता है। जब आप इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में या इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में जब आप जाएंगे, तब आप पीआईबी के हेड होंगे। यू विल बी पब्लिशिंग फॉर होल ऑफ इंडिया, देन यू विल बी द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट। या आप प्रसार भारती के हेड हो जाएंगे, एंटीना ठीक करते हैं ना जो, है ना, डीडी 1 का, तो आप उसके हेड हो जाएंगे, आप ऑल ऑल इंडिया रेडियो के हेड हो जाएंगे आप। तो ऐसे आप चीजें आपको मिलेंगी, तो वो आपका हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। वो मई से मैं बताऊंगा, अभी नहीं, अभी डोंट डू इट, डू इट फ्रॉम मे।
और मई से मई चलेगा, 1 साल की आपको करनी है, उससे ज्यादा नहीं करने की जरूरत, रिपीट होती रहेगी। ओके, बुक्स एंड टाइमिंग्स, ये आपको ग्रुप में, आपको सबको जो जो एडमिटेड है, रजिस्टर्ड है, उसको ग्रुप में डाल दिया गया है, तो ग्रुप में आपको आती रहेंगी ये सारी इंफॉर्मेशन, आपको ग्रुप में मिलती रहेगी। तो यू कीप अ ट्रैक इन द ग्रुप कि क्या टाइम अनाउंस हुआ है, वो आपको आता रहेगा, रूटीन बन जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है ना। और बुक्स वगैरह, आई विल नॉट टेल यू ऑल द बुक्स, मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बुक्स बता सकता हूँ, बुक्स पर मैं आ जाऊंगा अभी। सो आई स्टार्ट विद दिस बुक, दैट इज द एनसीईआरटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ओके, जस्ट गिव मी अ बुक। हाँ, ये वाली। आई स्टार्ट विद दिस बुक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इसका पहला चैप्टर अभी आपको पढ़ना है। मैं आपको थोड़ा ब्रीफिंग दे देता हूँ, ये बुक है क्या, इस बुक में किस चीज के बारे में दिया हुआ है। देखो, इस बुक के बारे में, ये बुक सारी की सारी एक वर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन। ये बुक जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ओके, मनी, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? प्रिया, हाँ बोलो बोलो। इट इज अ, ओके, इट इज अ लॉ, वेरी गुड। हरमीत, यस। हाँ, संविधान होता है। संविधान क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, यस विवेक, है जी। ओके, वेरी गुड, रूल्स एंड रेगुलेशंस। संकेत, जरूरत क्यों होती है हमें इन चीजों की? ध्रुव, ओके, कंट्री को रन करने के लिए, बिल्कुल सही। देखो, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं विद्यापीठ की बात करता हूँ, इट हैज वेरियस स्टेक होल्डर्स, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, मैनेजमेंट है, कंटेंट है, रिसेप्शन पर काम कर रहे हैं, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स हैं। देर इज ओनली नॉट वन पर्सन वर्किंग है, देर आर मेनी मेनी पीपल वर्किंग है विद विद्यापीठ। सबको अपना अपना काम करना है। तो अगर कोई रूल बुक ना हो, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो, जब जिसका दिल करेगा जो आएगा आएगा, जिसका दिल करेगा जो जाएगा, क्लास का कोई रूल नहीं है, जिसका दिल कर गया आ गया, जिसका दिल कर गया नहीं आया, ये नहीं चलेगा। सो काम जो बोला है नहीं करा, दिल करा कर लिया, दिल करा नहीं कर ला। देखो, प्रॉब्लम पता है क्या है? ये एक छोटा बैच होगा और हर बच्चे पर मेरी नजर होगी, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू अ चाइल्ड if his or her teacher is keeping a watch. Otherwise, you have given money, I have taken money. अब तुम कौन, मैं कौन, मुझे क्या है? मैं अपना आऊंगा, टाइम पास करके चला जाऊंगा, जैसा हो रहा है वैसा होता रहेगा। बट नो, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर होंगे, अगर मैंने पहले से कुछ चीजें आप लोगों के लिए बनाई हुई होंगी कि आपको ऐसे चलना है, इस तरीके से आपको काम करना है, तो यू विल नॉट फॉल्टर इन वॉट एवर यू डू, आई विल नॉट फॉल्टर इन वॉट एवर आई डू। मैं भी कोई ऐसे ही नहीं उठकर आ सकता और क्लास ले सकता, मुझे आपकी क्लास के लिए तैयारी करनी पड़ती है, और बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है, इसीलिए हमें हमें आपसे बहुत ज्यादा तैयारी और पढ़ना पड़ता है। हमें जो है आप लोगों से बहुत, आप लोग अगर एक अखबार पढ़ते हैं तो हम 3-4 अखबार की न्यूज कोलेट करके या व्यूज कोलेट करके वेबसाइट से, फिर वो हम आपको दे पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इनको लास्ट बैच में वो पढ़ाया, रोपा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। आई थिंक आई वुड हैव रेफर्ड एटलीस्ट 5 or 6 सोर्सेज। हालांकि आई एम टीचिंग इट फॉर द पास्ट 10 years, बट आई स्टिल रेफर टू 5 or 6 सोर्सेज, सो दैट आई कुड गिव यू वन गुड कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, कि इलेक्शंस हमारे देश में कैसे हो रहे हैं, सिर्फ एक छोटी सी चीज। तो वो काम हमारा है और आपका भी है। अब मैनेजमेंट ये नहीं है वो जब दिल करे जिस टीचर को जब भेजना है भेज दिया। जैसे दिल्ली का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहां हजारों बच्चे हैं, उन बच्चों को ये नहीं पता होता कल कौन सी क्लास है, दे डोंट नो। आज वो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, कल को साइंस वाला आ गया, परसों फिजिक्स वाला आ गया, परसों केमिस्ट्री वाला आ गया, परसों मैथ्स वाला आ गया, दे डोंट नो एनीथिंग। सो दैट ब्रेक्स द मोमेंटम। हालांकि दे आर प्लेइंग ऑन इकोनॉमी ऑफ स्केल्स। अगर मेरे इंस्टीट्यूट में 10,000 बच्चे हैं, तो भैया 100-200 तो सेलेक्ट होंगे ही होंगे। ऑटोमेटिकली मैं छाप दूंगा अखबार में, फोटो है कि इतने इतने मेरे सिलेक्शन हुए हैं। बट इज दैट अ गुड सक्सेस रेशो? नो। अगर 10,000 बच्चों को कोचिंग दे रहा है इंडिया के सबसे मतलब अच्छे लेवल के स्तर के, जो साउथ से भी आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी आ रहे हैं, सब जगह से आ रहे हैं, ही शुड गिव ऑल दी सिलेक्शंस। दिस इज व्हाट माय व्यू पॉइंट इज। लेकिन वहां 1000 की क्लास में से 1 या 2 हो रहे हैं, ये रेशो है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यही है
कि वी शुड गो बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर ये नहीं है तो सब कुछ बिखर जाएगा, तो वो सिस्टमैटिक तरीके से नहीं चल पाएगा। सो इट इज अ रूल बुक विच गाइड्स योर कंट्री, जो आपके देश को गाइड करता है। मोहित, मेरा लैपटॉप वाला बैग देना, उसमें बुक पड़ी है मेरी। ओके, आई हैव गिवन इट टू यू। कोई बात नहीं, आप रखो, मैं अपनी बुक मंगवा रहा हूँ। 15 मिनट सिर्फ और आपके लूंगा, 10 मिनट। आपको एक ब्रीफिंग दे देता हूँ कि इस बुक में क्या करना है, कैसे करना है। ये बुक को मैं डिस्कस करूंगा एक एक चैप्टर करके अगले हफ्ते से। इस बुक को ही मैं स्टार्ट करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। थैंक यू। सो इसका पहला चैप्टर जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। पता चल गया वाई, पता चल गया व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, 2 लाइनों में कि एक रूल बुक है जिसके हिसाब से सॉरी जिसके हिसाब से हमारा देश चलेगा। हाउ, बना कैसे? देखो, हम 1947 तक गुलाम थे। हम 1947 तक अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन उस वक्त हमारे कुछ लोग हमारे लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे। दोज वर योर फ्रीडम फाइटर्स। उन फ्रीडम फाइटर्स ने पहले तुम पर किसके रूल्स लगा करते थे? रानी के। द क्वीन ऑफ इंग्लैंड used to make a rule in England, and those rules used to be applied in India, and that India was called British India. लेकिन now British has been cut off. After 1947 there is only India. तो जो तुम्हारे फ्रीडम फाइटर्स थे, इनको पता चल गया था कि अब आजादी मिलने वाली है, अब ज्यादा दूर नहीं है। धीरे धीरे तो जो सारी आजादी की लड़ाई हुई थी वो भी आपको बताऊंगा। इन्होंने ये चीज पता कर ली कि अब हम एक दिन आजाद हो जाएंगे, बीट 47, 48, 49। तो जिस दिन हम आजाद होंगे उस दिन अंग्रेज चले जाएंगे, और अंग्रेजों का शासन भी चला जाएगा, रूल्स भी चले जाएंगे। तो फिर किसके रूल्स बनेंगे? हमारे खुद के। तो वो रूल्स इन्होंने पहले से तैयार करने शुरू कर दिए थे। 1946 में ही इन्होंने रूल्स को तैयार करना शुरू कर दिया था। 26 नवंबर 1949 को इन्होंने फाइनलाइज इन रूल्स को कर दिया था। ऐसे तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। जो बंदे यहां पर बैठे थे, 300 और बंदे, इनको मैं बोलता हूं संविधान सभा या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट वाज अ बॉडी ऑफ मेंबर्स, बॉडी ऑफ फ्रीडम फाइटर्स रादर, जिन्होंने आप लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक रूल बुक बनाई, एक किताब बनाई, जिसका नाम मैंने रखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि भारत जो है इस संविधान, इन रूल्स के हिसाब से चलेगा। लिख क्यों दिया इसको? लिखी पढ़त जरूरी होती है। आपने क्या किया? आपने मुझे 1 लाख रुपया फीस दे दी, और मैंने आपको उसके बदले आपको बोला कि मेरी आंखों में सच्चाई देख। मैंने आंखें भी दिखा दी ऐसे नाना पाटेकर की तरह कि मेरी आंखों में सच्चाई देख, और सच्चा हूं मैं मनी, तो बस हो गया। तुम्हें रसीद की क्या जरूरत है? और परसों तुम मेरी क्लास लगाने आ रहे हो, मैं तुम्हें गेट पर ही पकड़ लेता हूँ। भाई कौन? सर मैं उस दिन आया था, मैं उस दिन वो आपको देकर गया हूँ। नहीं, कहाँ? कौन हो तुम भाई? राइट। सो अगर तुम्हारे पास लिखी पढ़त है, अगर तुम्हारे पास वो रसीद है, या तुम्हारे पास वो स्क्रीनशॉट है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का, then you can say that Mr. Agarwal, I have this receipt and I have taken admission here, so I have the right to sit here in the class. Simple. Rule book. यहां पर भी देश रूल्स के हिसाब से चलेगा, वरना कोई एक नेहरू ये क्या करेगा? अथॉरिटेटिव बन जाएगा, तानाशाह बन जाएगा, औरंगजेब डिक्टेटर, फिर हम उसी राज में फिर से वापस चले जाएंगे, जिसकी लाठी उसी की भैंस। लेकिन यहां पर लाठी किसकी होगी? सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की। ओनली कॉन्स्टिट्यूशन विल मेक रूल्स, इट विल टेल यू व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू। आपको क्या करना है देश में, क्या नहीं करना, यही आपको एक किताब है जिससे आपको पता चलेगा। सिर्फ हेडिंग्स पढ़ रहा हूं अभी इसकी, ताकि आपको ये
रीड करने में प्रॉब्लम ना आए. इट अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस. व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, इसका मतलब क्या है? तालमेल. देखो आईएएस बनाने हैं हमने. कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस का क्या मतलब है? कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो बंदा एलिजिबल होगा वही आईएएस बनेगा, या मुझे प्रेसिडेंट बनाना है एक देश में, तो कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस यही होगी कि अगर कोई 35 साल का है और सिटीजन ऑफ इंडिया है, तभी मैं उसको प्रेसिडेंट बनाऊंगा. ऐसा नहीं है मैं 15 साल वाले को या कोई किसी भी नॉन सिटीजन को मैं कल को प्रेसिडेंट बना दूं. सो आई एम एश्योर्ड कि कोई भी अगर बनेगा तो एलिजिबल बनेगा, कोई फेवरेट नहीं होगा. वरना तो फिर कौन बन जाएगा? या सिर्फ हिंदू बनता रहेगा, या सिर्फ मुसलमान बनता रहेगा, या ब्राह्मण. देर विल, आज लेकिन कौन है? ट्राइबल है, आदिवासी भी है, दलित भी है. समझ में आ रहा है आपको? सो एश्योरेंस मुझे मिल गई कि सबको बराबर ट्रीटमेंट दिया जाएगा. इससे तालमेल भी बढ़ेगा. समझ में आ रहा है? तो ये चीज. Then the first function, हाँ, to set up minimum basic rules which allow minimal coordination between the members of society. यही मतलब है कि आप लोगों ने जनता को चुना, जनता ने सरकार को चुना कि वो उनके लिए क्या करे? शासन करे. और सरकार की ये ड्यूटी है कि वो उनके लिए अच्छा शासन कर रही है. सो इट इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट कि हमने तुम्हें चुना है. देखो मेरे और तुम में भी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट. यू हैव चोजन मी एज योर मेंटोर. नाउ इट इज माय ड्यूटी टू प्रोवाइड यू द सर्विसेज एंड गुड सर्विसेज. सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो जनता और उसके बीच में एक, सरकार के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है. जैसे कि विद्यापीठ एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, उसी तरह आपका कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है. और तालमेल तभी हो रहा है क्योंकि मैं अपनी पावर्स को मिसयूज नहीं कर रहा, तुम लोग अपनी राइट्स का मिसयूज नहीं कर रहे. You have rights, I also have duties and powers, and you also have duties and powers, but they are both defined by whom? Constitution. We cannot go beyond our thing. हम एक दूसरे की पावर्स को उल्लंघन नहीं कर सकते, काट नहीं सकते. वरना क्या होगा? डिस्प्यूट होंगे. फिर उसके लिए जुडिशरी है. जुडिशरी एक और ऑर्गन है, वो बाद में आएगा. जज हैं. जज आप में और मेरे में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो जब दो बंदों में लड़ाई होती है, क्या बोलते हैं? आई विल सी यू इन द कोर्ट. सो जुडिशरी कम्स इनटू प्ले. सिंपल. कॉन्स्टिट्यूशन रूल बुक फॉर कोऑर्डिनेशन, पहला पॉइंट ये पहले पेज में आपको. दूसरा है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स. ऑब्वियसली कि कौन कैसा डिसीजन लेगा. फॉर एग्जांपल एकेडमिक डिसीजन आपकी एकेडमी के मैं लेता हूं, फाइनेंशियल डिसीजन कोई और लेता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन कोई और लेता है, सोशल मीडिया का हमने किसी और को संभाला हुआ है, पीआर सारा का सारा. सो एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय एवरी पर्सन हु स्पेशलाइजेस इन हिज और हर फील्ड. अगर आप मुझे कहें कि वो रील बना दे या वो डेकोरेट कर दे, मैं नहीं कर पाऊंगा. या उनको कहें कि पॉलिटी पढ़ा दे, वो नहीं पढ़ा पाएगा. सो उनकी पावर वहां तक सीमित है, मेरी पावर यहां तक सीमित है. समझ में आ रहा है? सो नेक्स्ट पॉइंट भी कवर हो गया. तीसरा, लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट. ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन का एक और मतलब ये है कि वो आप लोगों को क्या करता है. ओके, गुड आफ्टरनून जो अब आ रहे हैं. तो आप लोगों को क्या करता है? वो आप लोगों को चार दीवार में बांध कर रख देता है, एक दायरे में रख देता है. आप कौन है? भारत सरकार. तो आप लोगों का दायरे में होना बहुत जरूरी है. मान लीजिए आपने चोरी कर ली, अगर सरकार चाहे तो आपको सजाए मौत भी दे सकती है, लेकिन उस दायरा क्या है उसका? चोरी का सिर्फ फाइन या इम्प्रिजनमेंट 6 महीने. समझ में आ रहा है? सो इट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कैन नॉट गिव यू सजाए मौत. You are a Muslim, you committed a murder. You are a Hindu, you committed a murder. So they should be punished barabar. Government cannot exceed its power by punishing him or you more or less. दोनों को बराबर सजा मिलनी चाहिए. सो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का एस्पेक्ट है. इट लिमिट्स द गवर्नमेंट ऑफ द डे. इट गिव्स यू द एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी कि मुझे मेरा देश कैसा चाहिए. मुझे मेरे देश में फ्रीडम ऑफ रिलीजन चाहिए. देखो पाकिस्तान डज नॉट हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजन. पाकिस्तान इज एन इस्लामिक स्टेट. सीरिया इज एन इस्लामिक स्टेट.
ईरान, इराक आर इस्लामिक स्टेट, वहां पर यू हैव टू प्रैक्टिस इस्लाम। वो उनका, उनकी मर्जी है, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये तुम्हारी मर्जी है कि तुमने हर इंसान को यहाँ पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे दी। यू हैव गिवन फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू एवरी पर्सन इन दिस नेशन। ये आप लोगों की मर्जी है, ठीक है ना। एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी, मतलब राइट टू डू बिजनेस इज अगेन योर एस्पिरेशन, राइट टू एजुकेशन इज अगेन योर एस्पिरेशन, everything is your goal which has to be achieved, and this goal is written in the constitution। ये अगली क्लास में पढ़ेंगे कैसे होगा। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल, वी द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन की पहली 3 लाइनें ही क्या है, वर्ड्स क्या है, वी द पीपल, भारत के हम लोग। तो ये आप लोगों की एक आइडेंटिटी स्थापित करता है। आइडेंटिटी मतलब आपकी पहचान, कि आप लोग कौन हो। और आपकी पहचान कहाँ होती है, आपके घर में नहीं होती, जब घर से बाहर जा रहे हो तब आपकी पहचान होती है सोसाइटी में, या देश से बाहर जा रहे हो तब आपकी पहचान होती है, दैट ओके यू आर फ्रॉम इंडिया। सो इट गिव्स यू योर पहचान, बिकॉज आउट ऑफ योर होम यू आर अ फ्री पर्सन, you can do whatever you want, yeah, you have these limitations by virtue of being a citizen, you have these duties, you have these aims in your life, or you are you are an Indian, what rights you have by virtue of being an Indian, by being a citizen of India, you have the right to vote, है ना, you have this, you have the right to movement, you have the right to purchase any property, you have the right to residence in any part of your country। आपको ये सारी राइट्स हैं, ये सारी आपकी, समझ में आ रहा है ना, ये आपके अधिकार हैं, ये आपके मौलिक अधिकार हैं। ये क्यों हैं, ये जो बाहर वाले लोग यहाँ पर है उनको नहीं है। अभी म्यांमार से हमारे यहाँ कौन आए थे, रोहिंग्या, या कोई बाहर से कोई टेररिस्ट आ रहा है, या कोई किसी को हमने पनाह दे दी, तिब्बतियंस को हमने धर्मशाला में पनाह दी हुई है, बट दे डोंट हैव राइट टू वोट। अ पर्सन फ्रॉम धर्मशाला कैन नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शंस फॉर बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अ पर्सन फ्रॉम तिब्बत हु इज अ माइग्रेंट इन इंडिया, या कोई नेपाल से यहाँ पर आ रहा है, he does not have those rights which you have, so that is your political identity। कहाँ दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। और उसी तरह विद्यापीठ में भी ना कोई और नहीं आ सकता पढ़ने, जो विद्यापीठ के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को अधिकार है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वही मुझसे डाउट पूछेंगे ना। सो इट इज ओनली देयर राइट, इट इज नॉट एवरीवन्स राइट। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है। और क्या बता रहा है, मोड ऑफ प्रोमलगेशन, अथॉरिटी, सब्सटेंसिव प्रोविजंस, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, ये कुछ फीचर्स बता रहा है। अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अथॉरिटी क्या होती है, अथॉरिटी किसी भी बंदे की, यस मनी, तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओगे तो तुम्हारे पास अथॉरिटी है, अभी तुम्हारे पास पावर है, अभी तुम किसी को भी गला पकड़कर कुछ भी कर सकते हो, लेकिन, या तुम किसी को डंडा मार सकते हो, लेकिन तुम्हें जेल हो जाएगी। जब तुम, हाँ, जब तुम एसपी बनकर लाठी चार्ज करवाओगे तब तुम्हें जेल नहीं होगी, बिकॉज यू हैव अथॉरिटी एंड यू कैन एक्सरसाइज योर पावर लेजिटिमेटली, यू हैव क्रेडिबल पावर। अथॉरिटी मतलब यू हैव लेजिटिमेट पावर, आपके पास पावर तो है, पावर सबके पास है, लेकिन उस पावर को अथॉरिटी में कन्वर्ट कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ रहा है, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लॉ, कोई भी कानून। तुम एक आईएएस बन जाते हो तो कानूनन तुमने एक सरकारी पेपर फिल किया है, पेपर को क्लियर किया है, तब तुम्हें वो अथॉरिटी मिली है। अदरवाइज तुम ऐसे नहीं कर सकते। पुलिस ऑफिसर सर्च एंड सीजर कर सकता है गाड़ियां रोककर, क्या तुम किसी की गाड़ी रोक सकते हो चौक पर, नहीं, अनलेस जाम ना हो तो तुम किसी की गाड़ी को नहीं रोक सकते, पुलिस वाला रोक सकता है। पावर दोनों के पास है गाड़ी रोकने की, लेकिन उसके पास अथॉरिटी है, ही हैज लेजिटिमेट पावर। सो कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी क्या है, आप लोग, क्योंकि आप ही ने बनाया ना इसको। सो इट इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड। आप लोगों ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक सामाजिक अनुबंध आप लोगों ने अपने आप से किया है, करार आपने अपने आप से किया है। आप सब लोगों ने, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, अमीरों ने, बिहारियों ने, पंजाबियों ने, मद्रासियों ने, सब लोगों ने, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, ऑल दैट, ये सब लोगों ने क्या किया है, करार किया है आपस में। हाँ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसको बोलते हैं। जिन्होंने पॉल साइंस में पढ़ा हुआ है उनको पता है पहले।
राइट, जिन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ा। नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है, सब पता लग जाएगा। राइट, सो ये चीज है अथॉरिटी ऑफ। मोड ऑफ प्रमलगेशन, प्रमलगेट कैसे हुआ था, उस टाइम बना कैसे था, ये आपको बताया जाएगा। अभी बताया ही, जब आजादी के बाद यही प्रोमलगेशन का मोड था। ठीक है ना, इसमें कोई खास बात नहीं है, इसको पढ़कर देखिएगा। बचपन नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप एक बार पढ़ें इसको। मैं एक ब्रीफ रीडिंग चाहता हूं कि आप एक बार लें, मैं एक एक वर्ड इसका समझा दूंगा। जब पॉलिटी खत्म हो जाएगा, आप इसको हाथ भी नहीं लगाएंगे फिर किताब को, ये ऐसे ही पड़ी रह जाएगी। जैसी मेरे मेरे पास ये बहुत पुरानी किताब है, ऐसी ही पड़ी है तब की। तो हाँ, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। देखो, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन का क्या मतलब है, हमने सारी की सारी पावर्स जो हैं, शक्तियां जो हैं, वो किसी एक इंसान के हाथ में नहीं दी। सबको अपनी अपनी शक्तियों का पता है। यहाँ पर मेरी शक्तियां क्या है, मेरी क्लास तक सीमित है। उसके बाहर मैं एक विद्यापीठ का एक आम कर्मचारी हूँ, एम्प्लॉय हूँ। सिमिलरली प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री कब है, जब वो सरकार चला रहा है। लेजिस्लेचर के अंदर, या उसके उसके अलावा जब वो सरकार नहीं चला रहा, या उस 5 साल के बाद भी, या उस 5 साल के अंदर भी, उसकी ये पावर नहीं है कि वो आपको जेल में डाल सके। अगर वो जेल में आपको डाल देगा, तो आपके पास जुडिशरी है आपको वहां पर बचाने के लिए। तो कुछ पावर्स जुडिशरी के पास हैं कि अगर आप में और प्रधानमंत्री में कोई डिस्प्यूट हो जाए, इफ यू हैव अ केस विद, आपने पीएमओ ऑफ इंडिया के खिलाफ एक केस फाइल कर दिया मान लो, वैसे आपने कोई मुद्दे पर कर दिया, पीएमओ ने आपको भी प्रॉमिस करा, क्या प्रॉमिस करा, 15 लाख मान लो, एक प्रॉमिस किया आपको, कोई भी प्रॉमिस किया कि हम किसानों की इनकम डबल कर देंगे 2022 तक। अभी मतलब 1 महीना पहले ही किसानों की डबल इनकम हो चुकी होगी। अब मान लो नहीं हुई, लेकिन ये वादा किसने किया था, पीएम ने किया था मान लो। तो तुमने और किसी ने वादा तोड़ दिया, तो क्या होता है, दिल टूटता है। जिन्होंने 1-2 क्लासें लगाई हुई है पहले, उनको पता होगा, दिल टूट जाता है। तो किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, राइट मनी। तो हाँ, तुम्हारा तो दिल लगा ही नहीं हुआ, तो टूटेगा क्या तुम्हारा, तो है ना। तो निराश हताश, 12 भी होगी आज, तो 13-14, तो क्या ही होगा, है ना? तुम क्लास ही लगाने आ जाना 14 फरवरी को, मेरे पास ही आ जाना, क्या ही है ना, कोई बात नहीं। तो बेसिकली क्या है, या सो यू पीपल, मैं क्या बात कर रहा था, पीएमओ ने आपने, हाँ, आपसे वादा किया, आपका दिल तोड़ दिया, आपने पीएम ऑफ इंडिया के खिलाफ आपने केस कर, यस यू कैन डू इट। आपने याचिका दायर कर दी कि मेरा जो वादा था वो इन्होंने पूरा नहीं किया। उस वादे को कौन पूरा करवाएगा, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी, जो आपका न्यायाधीश है, जो आपका फैसला करते हैं, वो आपका वादा, वो उस वादे को पूरा करवाएंगे ही करवाएंगे। यस, इसीलिए अगर मैंने सारी पावर्स पीएम को दे दी होती, तो वही बंदा वादा कर रहा है, वही उसको पूरा नहीं कर रहा, और कल को अगर तुमने फिर उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट करी, वो कंप्लेंट भी कौन सुन रहा है, वही बंदा सुन रहा है। तो वो तो फिर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, वो तो वही बात हो है जी, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, जैसे विवेक बता रहे हैं। आई यू अंडरस्टैंड हरमीत। इसीलिए मैंने सबको पावर्स नहीं दी, मैंने हर बंदे में पावर्स वो डिवाइड कर दी, या मैंने एक बंदे को सारी पावर्स नहीं दी। और ये कहां लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में, उसने हर बंदे को अलग अलग पावर्स दे दी। बैलेंस डिजाइन इसीलिए कहते हैं। हाँ, हाँ, ये पढ़िए पहला चैप्टर, इसमें ये है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह क्या है। फिर कहां कहां से ली गई इसकी प्रोविजंस, ये भी आपको पता चल जाएगा। सो इसी तरह आपको ये पढ़ना है। आगे राइट्स वाला चैप्टर आ जाएगा कि राइट्स क्या होती हैं, आपके अधिकार क्या होते हैं। दिस ऑल्सो आई विल डिस्कस, डोंट वरी, बहुत डिटेल में डिस्कस होगा ये। उसके बाद इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, क्या आपके इलेक्शंस का सिस्टम है, जो भी आपके इलेक्शंस का सिस्टम है इसमें सारा दिया हुआ है, कंप्लीट सिस्टम इसमें दिया हुआ है। जस्ट थिंक दैट यू जस्ट हैव टू रीड इट, एक ऊपर ऊपर से आपने पढ़ना है, समझ में आता है अच्छा है, नहीं आता और भी अच्छा है, क्योंकि मैं इसको अपने तरीके से आपको एक एक वर्ड समझाऊंगा। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, क्या क्या मैं इंडेक्स में देख रहा हूं, तो इलेक्शंस हो गए, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, मतलब 3 चीजें होती हैं, देखो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग यहां पर दे रहा हूं इन तीनों चैप्टर्स के बारे में। एक तो होता है कानून बनना,
तो कानून बनाना क्या होता है? कानून मतलब एक रूल बनाना। चंडीगढ़ का एग्जाम्पल मैं हमेशा लिया करता हूँ। चंडीगढ़ में 60 किलोमीटर की स्पीड लिमिट है। ये रूल या ये लॉ किसने बनाया होगा? एक बॉडी होती है जिसको बोलते हैं लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट, संसद। दूसरी बॉडी होती है, अब 60 किलोमीटर का कानून इन लोगों ने बना दिया, विधानसभा में या लोकसभा में इन्होंने कानून बना दिया। इसके बाद क्या होगा? इस कानून को जमीन पर एग्जीक्यूट भी करना होगा, मतलब इसको इंप्लीमेंट भी करना होगा। मतलब अगर कोई बंदा 160 पर गाड़ी चला रहा है तो उसका कट जाएगा चालान। ठीक है, उस बंदे का चालान कट जाएगा, ही विल बी फाइंड फॉर ओवर स्पीडिंग। अगर ये बंदा मान लो अब चालान काट दिया, लेकिन ये बंदा सोच रहा है कि यार मैं तो स्पीड लिमिट में था, मैं 55 पर था, मेरे हिसाब से पुलिस वालों का स्पीडोमीटर जो था या उनका जो ट्रैकर था वो फॉल्टी था, या पुलिस वाला खुद ही जो था वो ही वांटेड अ ब्राइब और समथिंग, या जो भी कोई भी बात थी एक्स वाई जेड। तो इस केस में अब डिस्प्यूट आ गया, एक तो इस इंसान में जिसका चालान कटा है, और स्टेट की अथॉरिटी में जिसके पास अथॉरिटी या पावर है। इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एक तीसरा ऑर्गन होता है। सो लॉ मेकर इज अ डिफरेंट पर्सन हु मेक्स 60 किलोमीटर का लॉ। दिस पर्सन एग्जीक्यूटिव ये जमीन पर चालान काटता है, और अगर इन दोनों में कोई डिस्प्यूट आ जाए, जुडिशरी इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है। दीज आर द थ्री मेन पिलर्स ऑफ योर पॉलिटी। और चौथा स्तंभ किसे बोलते हैं? मीडिया को, प्रेस को। वैसे ही बोलते हैं वो, कोई ऐसा रूल नहीं है। यूजुअली हर किताब में ये तीन स्तंभ लिखे होते हैं आपके किसी भी व्यवस्था के, शासन व्यवस्था के। ठीक है ना? इसके बाद क्या है? हाँ, जुडिशरी के बाद फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? देखो, डिवीजन ऑफ पावर्स, जो जिन्होंने पढ़ी हुई है उनको पता है, जिन्होंने किताब पढ़ी हुई है। डिवीजन ऑफ पावर्स का मतलब क्या है? कि पावर्स आपकी सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड है। जैसे कि नोटबंदी हुई थी, तो करेंसी, इसकी पावर किसके पास है? सेंटर के पास। क्यों? क्योंकि बहुत क्योंकि बहुत वियर्ड होगा कि पंजाब में वो नोट चल रहे हैं, हरियाणा में वो नोट नहीं चल रहे। ठीक है ना? या एमपी में वो नोट चल रहे हैं, या यहां वो नोट नहीं चल रहे। सो क्या होना चाहिए? वो सारी की सारी जो पॉलिसी है सारे देश में एक जैसी होनी चाहिए। तो करेंसी की पावर्स मैंने किसको दे दी? सेंटर को, इंडिया को दे दी। और अब हरियाणा की बात करो। मान लो इंडिया ऐसा कहे कि हर स्टेट अब क्या उगाएगी? मोदी जी का फेवरेट फ्रूट कौन सा है? आम। याद है वो? तो मान लीजिए फेवरेट फ्रूट उनका आम है या केला है, जो भी है। तो अब वो सेंटर बोल दे कि हर स्टेट को क्या उगाने? केले उगाने, केरला की तरह। जैसे केरला में उगते हैं काजू उगाने। लेकिन यार इट इज नॉट पॉसिबल इन हरियाणा कि हरियाणा काजू उगाए या केले उगाए। इट इज नॉट पॉसिबल इन पंजाब कि वो, पंजाब तो कुछ और ही उगाना चाहता है, कुछ सॉइल इज नॉट द सेम, शी सेज दैट। या वहां पर चाय उगती है, कॉफी उगती है, यहां पर नहीं उग सकती। तो डिफरेंट कंडीशंस के लिए मुझे डिफरेंट कानूनी व्यवस्था, डिफरेंट पावर्स चाहिए। पंजाब वालों को एग्रीकल्चर की अपनी पावर है, हरियाणा वालों को एग्रीकल्चर की अपनी पावर है, इंडिया वालों को करेंसी की अपनी पावर है। डिफेंस की पावर किसके पास होगी? इंडिया के पास। पीएम के पास होगी, सीएम के पास नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड फेडरलिज्म। पावर्स का डिवाइड करना आपस में, या पावर्स को बांटना, कि ऑल इंडिया लेवल के फैसले कौन करे? सेंटर करे। और हरियाणा पंजाब के फैसले कौन करे? स्टेट करे। वेरी सिंपल, वेरी इजी। 11वीं में ही पढ़ा है आप सबने फेडरलिज्म। फिर लोकल गवर्नेंस। अब आप मान लो गांव में रहते हैं। अब गांव में रहते हैं आप, लोगों का स्ट्रीट लाइट बल्ब खराब हो गया, या आपकी ट्यूबलाइट खराब हो गई, आपके घर की नहीं, बाहर रोड की। या आपके रोड में गांव में एक बोर हुआ था जिससे सब पानी लिया करते थे पीने का, वो पानी की टंकी में जाया करता था, फिर पूरे गांव को मिलता था, वो खराब हो गई। तो आप पीएम को गुहार लगाएंगे? हाँ, सरपंच को। आप सबसे लोकल बंदे के पास जाएंगे जो सबसे पास में बैठा है। दिस इज कॉल्ड लोकल सेल्फ गवर्नेंस। कि वहां के जो लोकल आपके दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी आप कहां से रिजॉल्व कर लो? लोकल सेल्फ गवर्नेंस से रिजॉल्व आप कर लो। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज, या कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारा जीता जागता है।
कैसे? तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 नवंबर 1949 में। 26 नवंबर 1949 में क्या आपके पास न्यूक्लियर पावर थी? नहीं थी आपके पास। क्या आपके पास आज वाली टेक्नोलॉजी थी? नहीं थी। लेकिन आज आपको न्यूक्लियर पावर है आपके पास, और न्यूक्लियर एनर्जी, देखो उस टाइम कोई कानून नहीं था न्यूक्लियर एनर्जी का, लेकिन आज आपके पास न्यूक्लियर पावर है तो आपके पास एक न्यूक्लियर एनर्जी पर कानून चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। कि जरूरी नहीं है जो चीज 100 साल पहले लिखी गई आज भी वो चीज कायम रहे। तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप टाइम के हिसाब से, जगह के हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हो, उसमें कुछ नया डाल सकते हो, उसमें से कुछ पुराना निकाल सकते हो। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या एक जीव जंतु क्या होता है? एक जीता जाता आदमी क्या होता है? ओके, लेट मी चेंज द माइक। तो जरूरत पड़ जाएगी। ओके मनप्रीत, काइंडली कंफर्म, am I audible? Yeah, online people, am I audible? Yogendra, am I audible? Yeah. ओके है, चलिए। तो क्या है? हम कहां पर थे? ओके, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अडेप्ट करता है अपने एनवायरनमेंट से। कैसे? अगर आप पहाड़ी लोग हैं तो नेचुरली आपकी बॉडी ठंडे क्लाइमेट को या ठंडे या कम टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर लेगी। इनफैक्ट अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। सर्दियों में भी आप यहाँ नॉर्मल घूमेंगे बिना स्वेटर के। लेकिन अगर आप पहाड़ों के हैं तो आपको वहां के लिए अडेप्ट आप हुए हैं। अगर आपकी ट्रांसफर यहाँ पर हो जाती है तो आपकी बॉडी को टाइम लगेगा उसको अडेप्ट करने में। लेकिन आप अडेप्ट कैसे करेंगे? यहाँ पर आप हाँ, स्वेटर्स पहन लेंगे आप, मतलब उस तरह से आप अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से आप अडेप्ट करते हैं खुद को। या आप यहाँ के आप लोग हैं तो आप पहाड़ों में जाते हैं, तो वहां पर यहाँ के अगर लोग जाएंगे तो उनको गर्मियों में भी स्वेटर्स की जरूरत है। जब आप लोग यहाँ से शिमला या मनाली ऊपर वालों में जाएंगे, लेकिन वहां के लोग बड़े नॉर्मली घूमे होते हैं। तो आपकी बॉडी को अडेप्ट करने के लिए क्या चाहिए? जैकेट्स चाहिए, वहां की वार्मर्स चाहिए आपको, या आपको कुछ ऐसे पदार्थ चाहिए जो आपकी बॉडी में हीट जनरेट करें या ठंड को दूर रखें। यू विल नीड सम ऑफ दोज थिंग्स। कुछ आपको चाहिए होगा ऐसा, ठीक है ना? तो दिस इज योर अडेप्टेबिलिटी। A human being always adapts, or human race always adapts. Why humans don't have tails? They have tailbones. लेकिन उनकी टेल्स खत्म क्यों हो गई? बिकॉज उन्होंने कभी यूज नहीं करी। अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को देखते हैं, वो चलो भगवान थे, वो एपिक्स थे, लेकिन अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमंस की बात करें, वी डोंट यूज मेनी ऑफ दोज थिंग्स, सो दे गेट डिफंक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। या फिर हम अगर किसी ऑर्गन को बहुत ज्यादा यूज करें, इट अडेप्ट्स इट। हमारे लिम्स जो हैं, दे आर, यस, यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स, एप्स जो लंगूर होते हैं, और ह्यूमंस? उनमें एक सबसे बेसिक डिफरेंस होता है यूज ऑफ थंब। ह्यूमंस यूज देयर थंब मोर इफेक्टिवली देन दोज एप्स। इसलिए दे पीपल कैनॉट ग्रैब इट, they cannot grab it like this, the bars like this, they will grab it like this. So because they are not using their thumb, so it has become defunct for them. उनके fingers विकसित नहीं है because they don't write, they don't play a piano, but human race does. That is why your fingers are much more developed than their fingers. समझ में आ रहा है? Using your finger, right? So you can point towards. But have you seen an ape pointing towards someone? कि शेर किसी को point कर रहा है? No, they don't point their fingers, only you point your fingers. So this is called adaptability. Similarly, इसीलिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोल रहा हूँ? लिविंग डॉक्यूमेंट। इट रिस्पॉन्ड्स, इट ऑल्सो हैज टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को उसको रिस्पॉन्स देना ही देना पड़ेगा। हाँ, पार्लियामेंट चेंजेस है। पार्लियामेंट के पास पावर होती है, लेजिस्लेचर, इनके पास पावर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं।
इनमें 500 बंदे बैठते हैं ऑन एन एवरेज, मान लो लोकसभा में 500 बंदे बैठे और 250 बंदे बैठे राज्यसभा में। ये बताऊंगा क्या होता है लोकसभा राज्यसभा। हरियाणा में क्या होगा, यही विधानसभा और विधान परिषद होगा, परिषद नहीं है पर चलो होगा। तो लोकसभा राज्यसभा, आप लोग इन लोगों को डायरेक्ट इलेक्ट करते हो, डायरेक्टली आप इन लोगों के लिए वोट देते हो, और विधानसभा के लिए भी आप डायरेक्टली वोट देते हो। इन्हीं 500 लोगों में से ये आपका एग्जीक्यूटिव निकलता है। आपने पीएम मोदी को पीएम के लिए वोट नहीं दिया था, आपने उनको वाराणसी से एमपी के लिए वोट दिया था। और फिर वो वाराणसी में जब जीते और उनकी पार्टी ऑल ओवर इंडिया में जीती, जब उनके पास 251 का बहुमत आया 500 में से, तब उन लोगों ने इन 251 में से 75 बंदे निकालकर अपना एक मंत्रिमंडल बनाया। इस मंत्रिमंडल में से एक उन्होंने अपना मुखिया चुना, दैट इज द पीएम ऑफ इंडिया। दिस इज द होल प्रोसेस। ये लोगों का काम सिर्फ क्या होता है, लेजिस्लेचर का कोई भी कानून बनाना, और ये मेजोरिटी से कानून बनाते हैं, मतलब वोटिंग करते हैं ये। इस क्लास में मान लो 20 बच्चे हैं, तो वोटिंग करके अगर 11 बच्चों ने किसी चीज को हाँ कर दी, मतलब वो चीज पास हो जाएगी। ये रूल होता है। इस रूल से हम क्या करते हैं, हर कानून बनाते हैं, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी करते हैं। वो हर चीज का प्रोसीजर है, वो आपको बताया जाएगा। जब मैं इसका अनुच्छेद 368 या आर्टिकल 368 पढ़ाऊंगा, देन आई विल टीच यू हाउ टू अमेंड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ टू रिमूव एनीथिंग फ्रॉम इट, हाउ टू ऐड एनीथिंग इनटू इट। एंड इसके भी 3-4 तरह के तरीके होते हैं, दिस वी विल डिस्कस। ठीक है, तो दिस इज हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। देन फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिलोसफी मैं पढ़ाऊंगा आपको। लीगल फिलोसफी होती है, एक मॉरल फिलोसफी होती है। सी, लॉ एंड मॉरल, morality and law, they are two different things, but they are very important to each other and they are interlinked also. How? What is morality? Morality is what you do, what you think in your mind and how you act. चोरी नहीं करना is a moral thing, या किसी के बारे में बुरा ना सोचना is a moral thing। ठीक है ना, किसी के लिए अच्छा सोचना, गिविंग, सो मेनी पीपल गेव मी गुड विशेस कि चलो आप विद्यापीठ का पहला बैच स्टार्ट कर रहे हो, मतलब एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हो, सो मेनी गुड विशेस आई गॉट फ्रॉम पीपल, दैट इज अ मॉरल थिंग दैट दे थिंक अबाउट मी, दैट इज नॉट लॉ। मतलब इफ दे डोंट विश मी गुड, आर दे बैड पीपल? नो, दे आर नॉट बैड पीपल। लेकिन मोरालिटी के लिए और मोरालिटी को एनफोर्स करने के लिए कई बार हमें कानून की जरूरत होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ असामाजिक तत्व या हमारे मन का जो पैशन है, अगर हमारी इंद्रियों के ऊपर काबू नहीं रहता, तो हम अपनी मोरालिटी से या नैतिकता से बाहर आ जाते हैं। हमारा विवेक मर जाता है, हमारा विवेक, हमारा अच्छा इंसान जो होता है वो चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, हम अनैतिक चीजें करने लग जाते हैं। उस अनैतिकता को या इमोरालिटी को या बुरी चीज को रोकने के लिए हमने कानून बनाए हैं। So in a sense you can say morality and law, they are different but they are linked. Morality may be used to enforce a law या may be used to produce a law. Morality is not, morality मतलब अपने आप में संतुष्ट हो, लेकिन अगर आपने इमोरालिटी करी और दूसरे की चीज चोरी करी, तो मुझे एक कानून बनाना पड़ेगा कि जो बोलता है कि चोरी करना पाप है, और जो चोरी करेगा उसको 6 महीने की सजा मिल जाएगी। समझ में आया किस तरह से अभी लिखवाऊंगा इनको, जब करवाऊंगा तब सारा बता दूंगा। इनको हम एथिक्स में डिस्कस करेंगे बेसिकली। ये एथिक्स का पार्ट है, ये जो आपका लास्ट पार्ट है, बट आप पढ़ सकते हैं इसको, बहुत ईजी है, जब आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। तो किसी भी चीज की एक लीगल अप्रोच हो सकती है, एक मॉरल अप्रोच हो सकती है, और जरूरी नहीं होता जो लीगल है या लॉफुल है वो मॉरल हो सकता है वो इमोरल हो। जैसे एक हमारे यहाँ वेदों में, वेद भी क्या थे, किताबें थी, हमारे वेद ग्रंथ किताबें थी, लेकिन वेदों में एक नारियों के खिलाफ कुछ बातें कही गई हैं। क्या बातें कही गई हैं? मान लीजिए सती, सती वॉज एन एक्ट, सती वॉज अ कस्टम, और इट हैड अ पावर ऑफ अ लॉ, कि जो सती नहीं करेगा, या हिंदू विधवा को समाज का सबसे तुच्छ प्राणी माना जाता था। सो फॉर दैट you had to commit sati, you had to burn yourself on the pyre of your husband. Now this was a law, this was a custom, but was it good? No, it was not good. Hence you had to produce a law against this immoral act. मतलब उस टाइम सती मॉरल थी,
लेकिन आज के टाइम में सती कमिट करना इज इमोरल। सो वॉट एवर इज इमोरल, उसको बचाने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए आपको लॉ बनाना पड़ता है। लॉ से लॉ, चाइल्ड मैरिज, बिल्कुल। सती प्रथा के साथ बाल विवाह जो है, 12 साल के बच्चे को आप शादी कर दिया करते थे। 12 साल की लड़कियों को, इनफैक्ट चाइल्ड मैरिज में लड़कियों को जल्दी भेजा करते थे। लड़का तो राजा भी होता था, बूढ़ा भी होता। इट वॉज अ गर्ल चाइल्ड हु वॉज सैक्रिफाइस्ड और मैसेकर्ड। सो इस चीज को रोकने के लिए इट वॉज कंसिडर टू बी मॉरल कि अब लड़की बड़ी हो गई है, अब घर भेज दो, कि यहां से तो तेरी अर्थी उठेगी, वहां से, हाँ जा, यहाँ से डोली उठेगी, वहां से अर्थी उठेगी, तो जाओ अर्थी उठाने वहां पर, है ना। तो लड़की को रैंसैक कर दिया करते थे। और लड़कियों को घर छोड़ने की प्रथा भी क्या है, कस्टम ही है, कि शादी होने पर लड़का क्यों नहीं जाता सास ससुर के घर, लड़की ही क्यों जाती है। यस, कभी सोचा किसी ने? ये सारे लॉज हैं और कस्टम्स हमारे समाज के बने हुए हैं। इनको रोकने के लिए जो अनजस्ट चीजें हैं, हमें लॉज चाहिए। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। ऐसे एग्जांपल्स देकर आपसे, ये सीधा आपको 10 नंबर का क्वेश्चन अभी डिस्कस कराया जो मेंस में आया हुआ था। मेंस में पॉलिटी में नहीं आया, एथिक्स में आया था, GS4 में। ठीक है, वो भी आपको, वो मैं यूजुअली शुरू करता हूँ प्री के बाद, जो 100 दिन होते हैं ना, उनमें आई टीच दैट। उनमें से 2 महीने आपके एथिक्स पर लगेंगे, 1.5-1 महीना लग जाएगा, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो ये है आपकी फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम किसी को फिलोसफिकल बेसिस पर देखें तो यार कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत नैतिकता की चीजें, मॉरल चीजें भी सिखा रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बोलता है कि इक्वालिटी सबने रखनी है मेंटेन, व्हाट डज इट मीन? इट वुड बी इमोरल टू ट्रीट टू डिफरेंट पीपल अनइक्वल। यू आर हिंदू, यू आर मुस्लिम, you are a boy, you are a girl, you are a poor, you are a rich person, you are a child, you are an old age person, you are disabled, you are okay abled, या you are differently abled, तुम दिव्यांग हो, तुम एक साधारण इंसान हो। मैं अगर तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, इमोरल हो जाएगा। सो फिलॉसफी ये कहती है कि दो इंसान बराबर पैदा हुए हैं, हर इंसान भगवान ने एक जैसा बनाया है। मॉरल फिलॉसफी ये बोलती है, तो हम क्यों किसी में भेदभाव करें जब सारे इंसान, इनफैक्ट भागवत गीता यही उपदेश देती है कि सारे इंसान बराबर हैं। सो व्हाई शुड वी डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू डिफरेंट पीपल? गीता डज नॉट टेल यू दैट हेट मुस्लिम्स और हेट सरदार और हेट जैन्स और बुद्धिस्ट। गीता से अपना काम खुद करो, फल की इच्छा मत करो, अच्छा काम करो। और कॉन्स्टिट्यूशन भी यही सिखा रहा है, सबको इक्वालिटी से बराबर से ट्रीट करो, किसी में भेदभाव मत करो। अपने आप लॉ एनफोर्स हो जाएगा, अपने आप लीगैलिटी आ जाएगी। लेकिन अगर तुम यहाँ पर मोरालिटी पेश नहीं आते, अगर तुम इनके साथ छुआछूत करते हो, अगर तुम अनटचेबिलिटी करते हो, जात पात में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हो कि मैं ब्राह्मण हूं और ये दलित है और ये है, ये पंजाबी है, वॉट एवर, या मद्रासी है, बिहारी है, बंगाली है, तो अगर तुम इक्वालिटी नहीं रखते, इसको रोकने के लिए फिर मैंने क्या लॉ बनाया, अनटचेबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ डाल दिया मैंने कि जो बंदा अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस या छुआछूत प्रैक्टिस करेगा उसको जेल हो जाएगी। समझ में आ रहा है? सो फिलोसफिकल बेसिस इज यस, इट इज नॉट जस्ट अ लॉ। मुझे संकेत ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉ, है ना, आपने सब बच्चों ने ही बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉ। लेकिन इट इज नॉट जस्ट अ लीगल डॉक्यूमेंट, इट इज ऑल्सो अ मॉरल डॉक्यूमेंट, इट इज ऑल्सो अ फिलोसफिकल डॉक्यूमेंट। यही आपने लिखना था अगर आपको पूछे कोई कि व्हाट इज द मॉरल फिलोसफिकल अप्रोच टू कॉन्स्टिट्यूशन, या एक संविधान को आप नैतिकता के दृष्टिकोण से कैसे देखेंगे, आप मोरालिटी के दृष्टिकोण से, नैतिकता के एंगल से कैसे देखेंगे, तो आप यही लिखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक मॉरल डॉक्यूमेंट भी। ठीक है, तो इसके साथ मैं आज का सेशन खत्म करता हूं, काफी देर हो गई है आप लोगों को भी, यू पीपल आर नाउ रेस्टलेस।